स्वागत है आपका। वेलकम यू ऑल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज टॉपिक रहेगा नल हाइपोथेसिस। उससे पहले देखते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द प्रोसेस इन रिजल्ट गेटिंग दैट रिजल्ट। यानी वो जो प्रोसेस आप है अभी जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो किसी पीएचडी के लिए हो, चाहे किसी एक्सपेरिमेंट के लिए हो, चाहे किसी एग्ज़ाम के लिए हो, वो जो प्रोसेस है वो आपको बहुत मजबूत और बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो रिसर्च का जो प्रोसेस है उसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि एक हाइपोथेसिस क्या होती है। अ हाइपोथेसिस स्टेट्स योर प्रेडिक्शंस अबाउट व्हाट योर रिसर्च विल फाइंड। आप जो चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो एक ड्रग हो, चाहे कोविड की वैक्सीन हो, उसका क्या रिजल्ट आ सकता है, उसको प्रेडिक्ट करना ही हाइपोथेसिस कहलाती है। हिंदी में बोले तो गणना करना या किसी चीज़ पर अनुमान लगाना। इसीलिए रिसर्च हाइपोथेसिस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इसी हाइपोथेसिस के एक पार्ट को भी हम आज समझेंगे। तो पहले आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डिडक्शन करते हैं, यानी उससे कुछ डिड्यूस करते हैं। यानी कि आप मान के चलते हैं कि एक ये ड्रग है और ये ड्रग दो डिजीज़ हैं, एचआईवी और कोविड, दोनों पर काम करेगी। ये थी कोविड की, लेकिन ये काम करेगी इन दोनों पर। तो ऐसा कुछ जब आप प्रेडिक्ट करते हैं, मानते हैं, तो फिर वो प्रेडिक्शंस पर आप ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। या तो वो सही साबित होगा या गलत, और वो सही साबित हो या गलत, आपकी रिसर्च के जो नए पैमान हैं यानी कि एस्पेक्ट्स हैं वो बदल जाते हैं। तो बहुत अच्छी इमेज हमें मिली वेरी वेल से। व्हाट मेक्स अ गुड हाइपोथेसिस। सबसे पहले एक क्वेश्चन होना चाहिए आपके दिमाग में कि क्या किसी वैक्सीन को यूज़ किया जा सकता है एचआईवी और कोविड दोनों के लिए। अब जब आपने ऐसा कोई क्वेश्चन सोच लिया है तो उस क्वेश्चन के बैकग्राउंड में आप रिसर्च करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे और पब्लिकेशंस पढ़ेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। अब आपको पता लग गया कि ऐसा कोई अभी ड्रग नहीं आया है, या कोशिश तो की गई थी बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। तो अब आप उसको टेस्ट करेंगे और उसके बाद उसमें कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो वेरिएबल को जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते कितने हैं, तभी समझ में आएगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की कहानी। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और कंट्रोल में इंग्लिश को अगर समझें तो इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर निर्भर ना करे। एग्जाम्पल है, एक पॉट है, इसमें एक प्लांट है, हम वाटर दे रहे हैं इसे। वाटर कितना दे रहे हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि समर्स में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है तो पानी ज़्यादा चाहिए, ठंड में शायद उतना नहीं चाहिए, मॉनसून में भी काम चल जाएगा। तो वाटर जो हम दे रहे हैं प्लांट को वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन डिपेंडेंट क्या है, हाइट या हेल्थ ऑफ द प्लांट। हमने उसे जितना न्यूट्रिशन और जितना वाटर दिया, उसका हेल्थ, उसका ग्रोथ इस पर डिपेंडेंट है। तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो गई उसकी हाइट या उसकी ग्रोथ। तो हाइट हो गई या ग्रोथ हो गई डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक है कंट्रोल, ये हमने कोई केमिकल डाल दिया, हमने आर्टिफिशियल लाइट दे दी और अब हम कंट्रोल कर रहे हैं सीड यानी जो बीज है उसके साइज़ को। तो ये हो गया कंट्रोल्ड वेरिएबल। और जिनको वेरिएबल नहीं पता, तो वेरिएबल क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ जिसमें वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा x=5, x=10, बार बार वैल्यू को चेंज करते हैं, उनमें किसी वैल्यू को रखते हैं। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रो राइटिंग एड से हम कैसे पहचानें कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट। तो इन क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। इज दिस वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर्स। मैं किसी वैल्यू को एक रिसर्चर होने के नाते चेंज कर लूँ। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आउट ऑफ 10 मुझे आप कितने मार्क्स देंगे पढ़ाने के लिए, तो मैं खुद को अगर दूंगा तो 9 दूंगा या 10 दूंगा। यानी मैं खुद को एक बहुत अच्छा टीचर या एजुकेटर शो करूंगा। मैं 9 भी दे सकता हूँ, 10 भी दे सकता हूँ, इसको कभी भी चेंज कर सकता हूँ। इसलिए ऐसा वेरिएबल क्या हो गया, ऐसा वेरिएबल अब हमने कहा यस, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। हम इसे यानी जो वाटर था क्वांटिटी प्लांट का पीछे, उसे हम चेंज कर सकते हैं। डज दिस वेरिएबल कॉज एन आउटकम। क्या ये कोई आउटकम लाता है? हाँ, ये जो मेरे मार्क्स थे 10 में से मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, ये एक आउटकम देगा। इसलिए आउटकम भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा।
इज दिस वेरिएबल द रिजल्ट ऑफ अनदर वेरिएबल, ये किसी और की वजह से रिजल्ट आया है, तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट, जैसा कि हमने पीछे बात की। अच्छी हाइपोथेसिस के लिए एक क्वेश्चन पूछिए, रिसर्च में काम करिए और उसमें एक रिसर्च ड्राफ्ट बना के तब एक नल हाइपोथेसिस को बनाइए। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, अब इस कहानी पर आने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस देख लेते हैं। ऑल्टरनेट, नल, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, स्टैटिस्टिकल और एम्पेरिकल। सिर्फ एक पे बात करेंगे आज, नल पर। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? अ हाइपोथेसिस दैट प्रपोजेस नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, यानी एक ऐसी बात, एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसका कोई प्रमाण नहीं है स्टैटिस्टिकल। मैंने आपसे कह तो दिया कि ये जो ड्रग है ये कोविड और HIV दोनों के लिए है, लेकिन ऐसा कोई डेटा नहीं है मेरे पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, क्योंकि नल का मतलब होता है ज़ीरो, ब्लैंक। सो इट इज़ बेस्ड अपॉन ब्लैंक और ज़ीरो एविडेंसेस। होता क्या है, जब रिसर्चर्स किसी इफेक्ट या रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, जैसे कि कोई नया ड्रग बनाना, कोई बिल्डिंग मटेरियल बनाना। मैंने एक नया बिल्डिंग मटेरियल बनाया है जिसके ब्रिक जो हीट है उसको कम एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम कुछ मानेंगे ये ऐसा काम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उन सब चीज़ों को ही हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। लेकिन हमारे पास क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, तो वो हाइपोथेसिस क्या हो जाती है? नल। इसके और अच्छे एग्जांपल्स हमें मिले थॉट को से, बहुत अच्छे मिले। जैसे कैट्स को आप ये कह दें कि कैट्स जो हैं वो प्रेफरेंस दिखाती हैं, नो प्रेफरेंस दिखाती हैं फॉर फूड बेस्ड ऑन शेप। क्या बिल्लियाँ जब खाना खाती हैं तो वो शेप के बेसिस पर खाती हैं कि हमें ट्रायंगुलर चाहिए, सर्कुलर चाहिए? बिल्कुल नहीं। दूसरा एग्जांपल है, प्लांट ग्रोथ इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लाइट कलर। जो प्लांट है उसका ग्रोथ किसी भी लाइट के कलर में हो सकता है, ऐसा नहीं है, लाइट इम्पैक्ट करता है। एंड एज हैज़ नो इफेक्ट ऑन म्यूजिकल एबिलिटी। तो आपको भी पता है कि एज का म्यूजिकल एबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। यानी आपके जो नल हाइपोथेसिस हैं वो सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, और आपकी हाइपोथेसिस में नए एस्पेक्ट तभी आएंगे जब वो गलत या सही होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, गैम्बलर है यानी जुए में खेलने वाला कैसीनो में, वो ये मान के चलता है कि मैं और जो दूसरा आदमी इस गेम को खेल रहा है, अगर ये गैम्बलिंग के गेम में कोई चीटिंग नहीं होगी तो जितना मैं जीतूंगा उतना मैं हार जाऊंगा, और जितना ये जीतेगा उतना ही मैं हार जाऊंगा। यानी हम दोनों ही ज़ीरो पर रहेंगे, ना वो बहुत ज़्यादा अर्न करेगा ना मैं। लेकिन अगर हम दोनों में से किसी एक को जितवा दिया जाए तो इसका मतलब ये जो गैम्बलिंग का गेम इस कैसीनो में होता है ये अनफेयर है। तो ऐसे क्या होता है कि कुछ हाइपोथेसिस होते हैं, आप बनाते हैं और फिर उन पर काम करते हैं। और कुछ एग्जांपल दे लिखते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस है, आर टीन्स बेटर एट मैथ देन एडल्ट्स? क्या जो 13 साल के उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, वो एडल्ट से 18 से ऊपर वर्ष वालों से मैथ में अच्छे होते हैं? तो ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है। एस्पिरिन को रोज़ लेने से हार्ट अटैक नहीं होगा, ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं है। तो यही है नल हाइपोथेसिस। एक क्वेश्चन आया और आपने क्या किया, उस पर एक हाइपोथेसिस बनाई, फिर उसको आप क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। अब जब आपका सैम्पल्स है वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देगा या एक्सेप्ट कर लेगा, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है यानी नल हाइपोथेसिस सही है, तो नल हाइपोथेसिस को लिखते हैं H0 से, नो इफेक्ट एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन। मैंने जानना चाहा कि मेरा जो प्लांट है, अगर उसमें मैं एक कफ सिरप को डालता हूँ तो क्या उस कफ सिरप के डालने पर प्लांट का ग्रोथ चेंज होगा? अगर नहीं होगा तो इसका मतलब मैंने जो माना था कि कफ सिरप को डालने पर प्लांट के ग्रोथ में चेंज आएगी, वो गलत साबित हुआ। लेकिन अगर ग्रोथ में चेंज आई तो वो बन जाएगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस HA। तो ऐसे ही हम कुछ नल हाइपोथेसिस की बात करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस एक तरह का कंजेक्चर है, मतलब कहने का इसका क्या है कि ये एक तरह का अनुमान है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाएगी अगर नल हाइपोथेसिस गलत हो जाएगी। आगे और क्लियरली इसको हम समझते हैं। तो नल हाइपोथेसिस की सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो ऑल्टरनेटिव रिसर्च आती है, और यही चाहते हैं रिसर्चर्स, ताकि वो जो मान के चल रहे हैं वो ना हो। उससे फ़ायदा क्या होता है, वो जो नहीं मान के चल रहे
वो नए एस्पेक्ट उनके सामने आते हैं और वो उस पर रिसर्च करते हैं। लेकिन अगर जो हम नल हाइपोथेसिस है उसे रिटेन कर लेते हैं, इसका मतलब कोई नई तरह की रिसर्च नहीं हो रही। आपको जो पहले से पता था, आपको जो पहले से लग रहा था वही हुआ, तो ये रिसर्चर्स के लिए अच्छी बात नहीं होती है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि नल हाइपोथेसिस क्या ली जाती है। मॉर्फोलॉजिकल अगर कोई स्टडी होगी तो उसमें जो सेल और टिश्यू की मॉर्फोलॉजी है वो नहीं बदलेगी। मतलब मैं किसी ड्रग का टेस्ट कर रहा हूँ कि 2 ह्यूमन बीइंग्स पर, तो मैं ये मान के चलूँगा कि ये जो ड्रग है मेरा, ये ड्रग क्या करेगा, ये ड्रग ये जो भी ह्यूमन है उसके डिजीज़ में वेरिएशन लाएगा। मतलब कैंसर का ड्रग इसको भी दिया, इसको भी दिया, किसी पर ज़्यादा असर करेगा, किसी पर कम, लेकिन सेल की मॉर्फोलॉजी को चेंज कर देगा। ऐसा हम नहीं चाहते, तो इसीलिए इसको हम मान के चलते हैं कि मॉर्फोलॉजी चेंज सेल की नहीं हुई। क्योंकि अगर उस सेल की मॉर्फोलॉजी चेंज कर देगा तो हम जो जानना चाहते हैं कैंसर पर, वो ही बात पीछे चली जाएगी। ये कुछ टेस्ट हैं स्पेसिफिक, जेड, टी, एनोवा, काई, इनका इस्तेमाल करके हम इसको पता लगाते हैं कि नल हाइपोथेसिस की क्या कहानी है। इसके लिए एक जैसे जेड स्कोर आप देखेंगे तो ऐसे कुछ ग्राफ प्लॉट किया है। अब ये जो ज़ीरो है, अगर हमारा ग्राफ यहाँ कहीं आता है तो इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस है हमारी वो क्या है, अज्यूम नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, मतलब नल हाइपोथेसिस सही है। ये ग्राफ से हम समझते हैं, हमें कोई मैसेज करके तो बताएगा नहीं। लेकिन अगर ग्राफ इधर आ रहा है कॉर्नर पर मोस्ट एक्सट्रीम, इसका मतलब क्या है कि हम जो मान रहे थे उसका बिल्कुल उल्टा होता है। हम जो मान रहे थे उससे बहुत ही कोसों दूर कुछ होता है। तो ऐसे ग्राफ से हम समझ पाते हैं कि हमने जो माना यानी नल हाइपोथेसिस, उसके क्या परिणाम हैं। इसके लिए करने वाला एक बहुत ही फेवरेट सॉफ्टवेयर है SPSS। ऐसा इसका कुछ आप देख सकते हैं, ये है स्क्रीन, और इसमें हम इसको यूज़ करते हैं SPSS को, और फिर नल हाइपोथेसिस थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, ZD, काई, हम इसको निकालते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।